नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए या अन्य किसी पद के लिए जहां पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न उस परीक्षा के सिलेबस में हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। आरओ मेंस 2016 देने जा रहे हैं जो भी अभ्यर्थी, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और अन्य परीक्षाएं जहां पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न परीक्षा के सिलेबस में हैं यदि, तो उस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से लाभ होगा। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। और इस वीडियो से यदि आपको लाभ हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक ज़रूरी सूचना कि एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर वन लाइनर टेस्ट, मॉक टेस्ट की तरह ही वन लाइनर एक क्विज़ स्टार्ट की गई है, जिसके 2 वीडियो दिए जा चुके हैं। उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी सामान्य अध्ययन की तैयारी को परख सकते हैं, ठीक है, कि आप बिना ऑप्शंस के आपको प्रश्नों के सही उत्तर याद हैं अथवा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, मानसून विच्छेद से क्या तात्पर्य है। देखिए, ये जो टर्म है मानसून विच्छेद, इसका तात्पर्य होता है कि किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश में मानसून का जो समय है उस समय में लंबे समय तक यदि बरसात ना हो, बारिश ना हो, एक लंबा शुष्क दौर आ जाए, गैप हो जाए बारिश में, तो वह स्थिति जो है मानसून विच्छेद कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक सूची में नदी दी हुई है, दूसरी सूची में नगर दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हमें सुमेलित करना है। कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए, इसका आंसर होगा महानदी के किनारे स्थित है कटक, पहले का सी होगा। दूसरे का सुमेलन होगा ए से, अर्थात हिंडन नदी गाजियाबाद से, गाजियाबाद के किनारे बहती है, या गाजियाबाद हिंडन के किनारे अवस्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन अवस्थित है। और कावेरी 4 का जो मेल होगा वो सुमेल, वो ऑप्शन बी से होगा, अर्थात मैसूर। ये ध्यान रखिए कि एक किसी नदी के किनारे एक से अधिक नगर भी अवस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें ऑप्शन में दिए हुए, सूची में दिए हुए होते हैं, हमें उनमें से ही आंसर को मैच करना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कावेरी के किनारे केवल मैसूर ही अवस्थित है, अन्य नगर भी अवस्थित हैं। और मुख्य नगर जो होते हैं हमें उनके नाम याद होने चाहिए, जैसे गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से मुख्य नगर अवस्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ राज्य से। यदि ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है, या ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना देकर स्थान दिया हो, तो धमतरी जिले में होता है। धमतरी जिले से महानदी का उद्गम, और सिहावा नामक पहाड़ी से होता है। किस पहाड़ी से, सिहावा। क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी को मैदानों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा गंडक नदी को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। और नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो कुछ पुस्तकों में उसका नाम दिया हुआ है, गंडक नदी का नेपाल में जो नाम है वो है सालग्रामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में अवस्थित है। तो यह वाराणसी में अवस्थित है। कहाँ पर, वाराणसी में। और जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि मैसूर जो है वो कावेरी नदी किनारे स्थित है, तो मैसूर जो है एक और नदी है काबिनी नदी, तो कावेरी और काबिनी के बीच में जो है अवस्थित है। ठीक है। यदि ऑप्शन में केवल कावेरी दिया है तो आप कावेरी टिक करेंगे, यदि काबिनी दिया है तो काबिनी भी लगा सकते हैं, और दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो दोनों के बीच में अवस्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कब व कहाँ पर हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी
जो सबसे पहले सूती मिल की स्थापना हुई थी भारत में वो 1818 ईस्वी में, अर्थात ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, कोलकाता में। फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दक्कन का नीरो किस शासक को कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो बहमनी शासक हुमायूं जो था उसको कहा जाता है। ठीक है, बहमनी शासक हुमायूं को, ना कि जो बाबर का पुत्र हुमायूं था उसको नहीं, बहमनी शासक हुमायूं को कहा जाता है। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने किस नदी के तट पर विजयनगर शहर की स्थापना की? तो हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर के तट पर, अर्थात तुंगभद्रा नदी के किनारे। तट पर से तात्पर्य यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर, अर्थात तुंगभद्रा नदी के किनारे, तट पर नहीं की, किनारे की थी। ठीक है। गुप्त काल में उपरिक किस प्रशासनिक इकाई का अधिकारी कहलाता था? तो गुप्त काल में जो उपरिक था वो भुक्ति, प्रशासनिक इकाई जो भुक्ति थी उसका प्रशासनिक अधिकारी था। और गुप्त काल में जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, सबसे पहले सर्वोपरि थी वो देश कहलाती थी। उसमें जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी उसका नाम था देश। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर दूसरी प्रादेशिक इकाई थी उसका नाम था भुक्ति। फिर अंत में जो सबसे छोटी इकाई थी उसका नाम था ग्राम। तो जो भुक्ति नामक प्रशासनिक इकाई थी उसका जो अधिकारी था वो उपरिक कहलाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो शून्यवाद का प्रवर्तक जो है वो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में वाकिया नवीस नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो वाकिया नवीस, जैसा कि आप जानते हैं कि हर काल में कुछ प्रशासनिक इकाइयों के कुछ अधिकारी होते थे, विभिन्न विभाग होते थे, उनके विभिन्न अधिकारी होते थे जो उस संबंधित विभाग का काम देखते थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। मुगल काल के जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, या सल्तनत काल में जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, ठीक है, या उससे पहले गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, ठीक है, ये याद होने चाहिए। तो वाकिया नवीस नामक जो अधिकारी था इसका कार्य था राज्य के समाचारों से शासक को अवगत कराना, अर्थात समाचार को लिखना भी कह सकते हैं आप, और उससे जो शासक है या जो केंद्रीय इकाई है, शासन की केंद्रीय इकाई है, उसको अवगत कराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण का काल क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 काल माने जाते हैं। तो जो तीसरा काल है, अंतिम काल है, जो वो भारत की स्वतंत्रता होने तक, और कब से शुरू होता है? 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, अर्थात 1919 ईस्वी से लेकर के भारत को स्वतंत्रता मिलने तक का जो काल है वो राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय काल या तृतीय चरण माना जाता है। ठीक है। क्या माना जाता है? तृतीय चरण। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनल्ड, रैमजे मैकडोनल्ड ने, जो कि ब्रिटेन के कौन थे उस समय? वहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, और यदि पूछा जाए कि उद्घाटन किसने किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, तो जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, जॉर्ज पंचम। विदेश में स्थापित होने वाली सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था का क्या नाम था एवं उसकी स्थापना किसने की? तो स्थापना की थी इसकी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, और नाम था इसका इंडिया होम रूल सोसाइटी। लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन जो था उसके साथ जो आधिकारिक वार्ताकार के रूप में शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, शिमला सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? अर्थात राष्ट्रपति के का निर्वाचन जो होता है उसकी प्रक्रिया में वो शामिल होते हैं, अपना मत देते हैं, लेकिन महाभियोग
उनकी प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो वह है राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में आपको पता होना चाहिए कौन कौन शामिल होते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। उसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली व पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये जो है किस में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन महाभियोग में राज्यों की जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है। तो इसका आंसर होगा संसद। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि यह पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तब आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। लेकिन यदि पूछा जाए कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो आंसर होगा संसद। और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 280 के भाग 1 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के भाग 1 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, स्थगन प्रस्ताव संसद में लाया जाता है जो सार्वजनिक महत्व के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिन पर चर्चा करना अति आवश्यक है और तुरंत ही चर्चा करना आवश्यक है, उन्हीं विषयों के लिए, उन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। और यह भी आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है इसके लिए, ठीक है। और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को लेकर आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये सभी इंडियन पॉलिटी के प्रश्न हैं जो इस समय हम देख रहे हैं, जो पिछली स्क्रीन पर प्रश्न थे और जो इस स्क्रीन पर प्रश्न है ये भी इंडियन पॉलिटी के ही हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय तक उस पर कोई कार्रवाई न होने पर राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 14 डेज, 14 दिन, ठीक है। अर्थात यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करती है 14 दिनों तक, तो स्वतः ही वह विधेयक जो है वो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है, यदि वह विधेयक पहले से लोकसभा में पारित हो चुका हो। और यह आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक को सबसे पहले जो पेश किया जा सकता है वो कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया गया है। तो यह निर्णय किया गया है संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। इसमें आप ये कंफ्यूज ना हो कि यदि ऑप्शन में दिया हो निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्णय नहीं लिया गया, ये किसके द्वारा लिया गया है, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक कब रखा गया। तो यह 1968 ईस्वी में रखा गया था, ठीक है, 1968 ईस्वी में। उस समय चतुर्थ लोकसभा, जो चौथी लोकसभा है, उसमें ये पेश किया गया था। 1969 ईस्वी में ये पास भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया था और लोकसभा जो है वो विघटित हो गई थी उस समय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। या ये पूछ सकते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। किसकी भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति, ओके। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा।
तो सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। तो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग के प्रकाश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, जिंक वाइट के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है? तो जिंक वाइट के नाम से जाना जाता है जिंक ऑक्साइड को। किसको जाना जाता है? जिंक ऑक्साइड को। इसका प्रयोग होता है पेंट बनाने में भी, चेहरे की क्रीम बनाने में, मरहम बनाने में, ठीक है, और अन्य पदार्थों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिक समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के कारण मांसपेशियों में होने वाली थकान का अनुभव किस कारण होता है? तो इसका कारण है जो मांसपेशियां होती हैं उनमें लैक्टिक अम्ल संचित होने के कारण जो होता है वो थकान का अनुभव होता है। किस एसिड के? लैक्टिक एसिड के संचित होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, अधिवृक्क ग्रंथि को कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसको इंग्लिश में एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह भी आपको पता होना चाहिए, और इससे कार्टिसोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? कार्टिसोन। यह जो है ग्लूकोज, प्रोटीन, इनके उपापचय को की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। यह टाइलिन नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है। भारत के किस शहर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है? तो यह दी गई है कोलकाता को। किसको? कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 31, वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? तो मुख्य गैस जो प्रदूषक गैस है मुख्य रूप से वो वाहनों से निकलती है जो, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। या ऑप्शन में आपको इसका फॉर्मूला दिया हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CO, रासायनिक फॉर्मूला CO। CO से इसे हम डिनोट करते हैं रासायनिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 32, जलवायु परिवर्तन पर प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब व कहाँ किया गया था? तो देखिए जलवायु परिवर्तन पर जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन, वो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 ईस्वी में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका अर्थ ये होता है कि जो सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, सड़क के किनारे हैं, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं। 4-5 पंक्तियाँ बना करके 4-5 पंक्तियों में पेड़ लगाना, यह जो है ग्रीन मफलर कहलाता है। तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, इससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरे या तृतीय शोध केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारती। और पहला शोध केंद्र जो स्थापित किया उसका क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय कृषि का इतिहास, इसकी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है MS रंधावा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 37, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो धारणीय कृषि का अर्थ होता है कि कृषि की जो भूमि है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना। ठीक है। कृषि भूमि के लिए जो तत्व आवश्यक हैं वो भूमि में, मिट्टी में, उनको बनाए रखना जो है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, वो धारणीय कृषि का तात्पर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफ़ी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह पुष्पकली से प्राप्त होती है। किससे? पुष्पकली से। ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है। यदि भारत में पूछा जाए तो भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कॉफ़ी का।
किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 40 आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि किस अम्ल की उपस्थिति के कारण सेब में हल्का स्वाद जो उसका है वो उसमें खट्टापन होता है, या सेब में एक गंध आती है हल्की सी, वो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होते हैं? तो उसका आंसर होता है मैलिक अम्ल। ठीक है, मैलिक एसिड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये महत्वपूर्ण 40 प्रश्न पूरे हुए सामान्य अध्ययन के, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से लाभ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में इससे पहले जो 15 वीडियो दिए गए हैं सामान्य अध्ययन के, उनका लाभ उठा सकते हैं। उनको देखकर प्रश्नों को का अभ्यास कर सकते हैं आप वहाँ से। और करंट अफेयर्स के भी कुछ वीडियो हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियो भी वहाँ पर दिए हुए हैं यदि आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको जो व्याख्या साथ में की जाती है उत्तर देते समय, उससे आप लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।